तो हम लोग आधुनिक काल को देख रहे थे। तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग को देख रहे थे। भारतेंदु युग में बड़े विशेष तथ्य और भारतेंदु हरिश्चंद्र को देख लिए थे। हम भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख कवियों को देखते हैं। तो उनमें है राधाचरण गोस्वामी। तो भारतेंदु युग के राधाचरण गोस्वामी का जन्म 1859 ईस्वी वृंदावन में हुआ था और उनका निधन 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो पिता इनके राधाचरण गोस्वामी के जो पिता थे वो गुणमंजरी दास थे। ठीक है। तो राधाचरण गोस्वामी के पिता गुणमंजरी दास थे और राधाचरण दास ने 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्रिका निकाली। तो भारतेंदु नामक पत्रिका किसकी है याद रख लीजिएगा। भारतेंदु नामक पत्रिका राधाचरण गोस्वामी है। इसमें कन्फ्यूजन होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र मत लगा दीजिएगा। ठीक है। काव्य रचनाओं में राधाचरण गोस्वामी का नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की है। दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा भी राधाचरण गोस्वामी का, निपट नादान, इश्क चमन, भ्रमर गीत राधाचरण गोस्वामी का रचना है और विधवा विलाप भी राधाचरण गोस्वामी की रचना है। प्रेम बगीची, 12 मासा, ठीक है, 12 मासा भी राधाचरण गोस्वामी का। भारत संगीत राधाचरण गोस्वामी का है और भूमाहरण प्रार्थना भी राधाचरण गोस्वामी का है। अच्छा, नायिका स्तोत्र जो है वो भी राधाचरण गोस्वामी का है और रेलवे स्तोत्र भी राधाचरण गोस्वामी की रचना है। अच्छा, यमलोक की यात्रा किसकी है? तो यमलोक की यात्रा भी राधाचरण गोस्वामी की रचना है। ठीक है। तो रेलवे स्तोत्र और यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी की रचना है। राधाचरण गोस्वामी की काव्य रचनाओं के बाद हम लोग देखते हैं नाटक। तो राधाचरण गोस्वामी के नाटकों में सुदामा नाटक है, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, ये भी जो 1886 का नाटक है राधाचरण गोस्वामी का है। बूढ़े मुँह मुहासे और लोग देखे तमाशे, ये भी राधाचरण गोस्वामी का नाटक है। सती चंद्रावली, भंग तरंग 1892 है, ये भी राधाचरण गोस्वामी का है। अमर सिंह राठौर 1895 और श्री दामा 1904, ये राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं। और जो बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे, ये जो नाटक है राधाचरण गोस्वामी का, इसमें पर स्त्री गमन की जो बुराइयां हैं उसका वर्णन किया गया है। और फिर उसके ऊपर से जो तन मन धन गोसाई जी का अर्पण नाटक है राधाचरण गोस्वामी का, इसमें जो दो धर्मगर्मी गुरु हैं उसके जो पोल खोली है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। अब राधाचरण गोस्वामी के बाद अगले जो कवि हैं भारतेंदु में राधा कृष्ण दास। ये भारतेंदु युग के कवि में राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ और निधन 1907 ईस्वी में हुआ। पिता जो राधा कृष्ण दास के हैं वो कल्याण दास हैं और माता गंगा। ठीक है। अब राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। ठीक है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु के कैसे थे? फुफेरे भाई थे। राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो नागरी प्रचारी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधा कृष्ण दास थे और मुख्य संस्थापक जो नागरी प्रचारी सभा काशी के थे उसमें श्याम सुंदर दास थे और राम नारायण मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार थे। तो राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे और मुख्य संस्थापकों में नागरी प्रचारी सभा काशी के श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार थे। राधा कृष्ण दास की काव्य रचनाओं में देखा जाए तो भारत, 12 मासा, देवदशा, विजयनी विलाप, विसर्जन, विनय, राम जानकी, जुबली, मैकडॉनल्ड, पुष्पांजलि, पृथ्वीराज प्रयाण, छप्पे की विदाई, नए वर्ष की बधाई, प्रताप विसर्जन और सुनीति, ये राधा कृष्ण दास के काव्य की रचनाएं हैं। कौन कौन सी राधा कृष्ण दास की काव्य की रचनाएं हैं एक बार फिर से देख लीजिए। भारत, 12 मासा, देशदशा राधा कृष्ण दास का काव्य है। विजयनी विलाप राधा कृष्ण दास, विसर्जन राधा कृष्ण दास, विनय, राम जानकी, जुबली, ये सब राधा कृष्ण दास। और मैकडॉनल्ड, पुष्पांजलि, पृथ्वीराज प्रयाण, छप्पे की विदाई, नए वर्ष की बधाई,
प्रताप विसर्जन और सुनीति, ये राधा कृष्ण दास की काव्य रचना है। अब जो राधा कृष्ण दास के जो नाटक हैं उसको देख लीजिए। तो राधा कृष्ण दास के नाटकों में दुखनी वाला 1880 ईस्वी, पद्मावती 1882 ईस्वी, जिसका दूसरा नाम मेवाड़ कुल कमलिनी है। तो किसका नाम मेवाड़ कुल कमलिनी है? तो राधा कृष्ण दास की रचना पद्मावती 1892 की। राधा कृष्ण दास की जो अलग नाटक है धर्मालाप 1885 और अन्य नाटकों में महाराणा प्रताप, जिसे राजस्थान केसरी भी कहा जाता था, 1897 ईस्वी। तो ये राधा कृष्ण दास के नाटक हो गए। राधा कृष्ण दास ने जो भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया था, ठीक है। और राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन उन्हें भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया था। काशी नागरी प्रचारी पत्रिका के प्रथम संपादक बेड़ी प्रसाद थे, ठीक है। प्रथम संपादक अगर कोई पूछे तो बेड़ी प्रसाद थे। और ये काशी नागरी प्रचारी सभा के ये प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास और प्रथम संपादक बेड़ी प्रसाद थे। और प्रथम मुख्य संस्थापकों में देखा जाए तो श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और ठाकुर। तो संपादक, संस्थापक और अध्यक्ष में क्या अंतर होता है, इसे जानने के लिए आप ग्रुप में देख सकते हैं। अच्छा, निशाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। तो राधा कृष्ण दास का उपन्यास का है निसहाय हिंदू 1890। अन्य रचनाओं में हिंदी के सामयिक पत्रों का इतिहास 1894, यह नागरी प्रचारी सभा काशी में प्रकाशित प्रथम रचना है। तो हिंदी के सामयिक पत्रों का इतिहास 1894, यह नागरी प्रचारी सभा काशी में प्रकाशित प्रथम रचना है, ठीक है। तो ये अन्य रचनाओं में ऐसा हम देख सकते हैं। हिंदी के सामयिक पत्रों का इतिहास 1894, यह नागरी प्रचारी सभा काशी में प्रकाशित राधा कृष्ण दास की प्रथम रचना कह सकते हैं। अच्छा, इनकी जो समस्त रचनाओं का प्रकाशन है राधा कृष्ण दास ग्रंथावली नाम से 4 भागों में हुआ और इसके जो संपादक है वो श्याम सुंदर दास हैं। तो राधा कृष्ण दास की समस्त रचनाओं का प्रकाशन राधा कृष्ण ग्रंथावली नाम से 4 भागों में हुआ और इसके संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास थे। राधा कृष्ण दास ने नागरी प्रचारी पत्रिका के 11वें अंक का 1906 में संपादन किया। तो राधा कृष्ण दास ने नागरी प्रचारी सभा की जो नागरी प्रचारी पत्रिका है उसके 11वें अंक का 1906 में संपादन किया, ठीक है। मैकडॉनल्ड, पुष्पांजलि एवं जुबली राजभक्त से संबंधित रचनाएं हैं। तो राधा कृष्ण दास की जो 2 रचनाएं हैं मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि और जुबली, तो मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि और जुबली जो ये दोनों रचनाएं हैं वो राजभक्ति से संबंधित रचनाएं हैं, ठीक है। अब राधा कृष्ण दास के बाद भारतेंदु युग के अगले कवि हैं लाला श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1850 ईस्वी मथुरा में और इनका निधन 1897 ईस्वी के आसपास माना जाता है। पिता जो है लाला श्रीनिवास दास के मंगनी लाल हैं। तो लाला श्रीनिवास दास के पिता जो हैं मंगनी हैं, ठीक है, मंगनी लाल। तो लाला श्रीनिवास दास के हम नाटकों को देख लेते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, ये जो नाटक है लाला श्रीनिवास दास की है, रणधीर प्रेम मोहिनी 1878। हिंदी का पहला ये दुखांत नाटक है। इस नाटक पर रोमियो जूलियट का प्रभाव है। विजेंद्र स्नातक ने रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना। अच्छा, तो रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक विजेंद्र स्नातक ने माना। इसमें पाटन के राजकुमारी रणधीर और सूरत के राजकुमारी प्रेम मोहिनी, तो इसमें पाटन के राजकुमार जो हैं वो रणधीर का और सूरत की राजकुमारी मोहिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो देख लीजिए, पाटन की राजकुमारी नहीं है, पाटन के राजकुमार हैं रणधीर और सूरत की राजकुमारी प्रेम मोहिनी के प्रेम का कथा वर्णन, ठीक है। अच्छा, तो ये था रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का। अब अगला है नाटक लाला श्रीनिवास दास का, वो तप्ता सम्राट। तो लाला श्रीनिवास दास का तप्ता सम्राट 1883 ईस्वी का है। तो 1874 में इसे हरिश्चंद्र मैगजीन और 1883 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसे घोषित किया गया। तो लाला श्रीनिवास दास का तप्ता सम्राट इसलिए 1883 ईस्वी से माना जाता है। लेकिन इसके पूर्व जो 1874 हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था, तो ठीक है। फिर लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर है, हिंदी की प्रथम पुस्तक है जिसकी समीक्षा लिखी गई, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास का जो संयोगिता स्वयंवर है वो हिंदी की प्रथम पुस्तक है जिसमें समीक्षा ली गई थी।
तो ये ऐसी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी प्रथम पुस्तक है जिस पर समीक्षा लिखी गई थी, जिसकी समीक्षा ली गई थी। तो लाला श्रीनिवास दास की जो संयोगिता स्वयंवर है, इसमें जो है प्रथम जिसकी समीक्षा लिखी गई हिंदी में, ऐसी प्रथम पुस्तक है। फिर लाला श्रीनिवास दास का जो नाटक है प्रहलाद चरित 1895, इनके निधन के बाद प्रकाशित नाटक है। तो पूछ सकता है लाला श्रीनिवास दास का वो कौन सा नाटक है जो इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। तो प्रहलाद चरित 1895 ईस्वी, ठीक है, 1895 ईस्वी तो लिखा गया था, लेकिन प्रकाशन बाद में हुआ। अच्छा, अब यहाँ से देख लेंगे लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास को। तो लाला श्रीनिवास दास के उपन्यासों में प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, और हिंदी की प्रथम अगर मौलिक नाशन को उपन्यास कोई पूछे तो हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु 1882, ये लाला श्रीनिवास दास की है। और परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो किसने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और परीक्षा गुरु में पात्रों में मदन मोहन हैं जो नायक हैं, और परीक्षा गुरु के पात्रों में शंभू दयाल, चुन्नीलाल और ब्रज किशोर दिखाई पड़ते हैं। तो मदन मोहन, शंभू दयाल और चुन्नीलाल, ब्रज किशोर ये किसके पात्र हैं? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु के उपन्यास के पात्र हैं। अब परीक्षा गुरु उपन्यास में के नायक कौन है? तो मदन मोहन जो है इसका नायक है। शंभू दयाल, चुन्नीलाल और ब्रज किशोर अन्य पात्रों में दिखाई देते हैं परीक्षा गुरु के उपन्यास में, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास 1874 में दिल्ली में सदादर्श नामक साहित्यिक पत्रिका आरंभ किया। तो सदा आदर्श नामक साहित्यिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका इसने आरंभ किया लाला श्रीनिवास दास ने 1874 में दिल्ली में। और इसका विलय 1876 में कवि वचन सुधा में हो गया था, ठीक है। तो इसका विलय कब हो गया था? 1876 में कवि वचन सुधा में हो गया था। चर्चित निबंध क्या है इनके? भारत खंड की समृद्धि। अच्छा, लंबा निबंध, इसमें भारत के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का भी वर्णन है, ठीक है। तथ्य अब हम लोग देख लेते हैं लाला श्रीनिवास दास के। तो 1883 ईस्वी में वृंदावन में भारतेंदु नामक पत्र निकाला, और यह कैसा पत्र था? मासिक पत्र था, ये तो मैंने देख लिया है। अब भारतेंदु युग में अगर अगले कवि देखा जाए तो है प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग में अगले कवि प्रताप नारायण मिश्र हैं। जन्म 1856 ईस्वी, बेजेगा, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। और प्रताप नारायण मिश्र का निधन 1894 ईस्वी में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र के जो पिता थे वह संकटा प्रसाद मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के पिता कौन है? संकटा प्रसाद मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को कई उपनाम हैं। तो उपनामों में हिंदी का एडिशन शुक्ल ने कहा। तो किसने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा? शुक्ल ने कहा। प्रति भारतेंदु, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र को प्रति भारतेंदु भी कहते हैं। अच्छा, द्वितीय भारतेंदु भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु भी कहते हैं। ईश्वर अवलंबित भी कहते हैं, यानी कि ईश्वरालंबित भी प्रताप नारायण मिश्र को कहते हैं। और ब्राह्मण इस उपनाम से उर्दू में रचना लिखी गई है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का जो ब्राह्मण मतलब ये इनका उपनाम है, इस उपनाम से इन्होंने उर्दू में रचना लिखा। और प्रताप नारायण मिश्र को प्रेमदास भी कहते हैं और अक्खड़ अलहैत भी कहा जाता है। तो प्रेमदास और अक्खड़ अलहैत भी प्रताप नारायण मिश्र को, जो भारतेंदु के कवि हैं, कहा जाता है। तो प्रताप नारायण मिश्र के तथ्यों में अगर देखा जाए तो वो है 1883 में प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। और 1889 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र जो है हिंदुस्तान के सहायक संपादक रहे। प्रताप नारायण मिश्र ने 1891 में कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। ये जो 3 तथ्य है देख लीजिए। 1883 में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, 1889 में हिंदुस्तान के सहायक संपादक रहे, और 1891 में कानपुर के रसिक समाज की स्थापना की, ठीक। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचनाओं में मौलिक काव्य रचनाओं को हम लोग देखते हैं। तो वो हैं युवराज कुमार स्वागतंते, ठीक, स्वागतंते। फिर है 1881 एक स्वागत गीत है। ब्रेडला का स्वागत, ब्रेडला, प्रताप नारायण मिश्र का ब्रेडला
स्वागत, बिरला का स्वागत 1881 में लिखा गया एक काव्य है, ये भी स्वागत गीत है। प्रेम पुष्पांजलि 1883, प्रार्थना शतक 1884, मन की लहर 1885, लोकोक्ति शतक 1885, कानपुर महात्म्य 1885, शोकाश्रु बिंदु 1885, तारागत 1885, प्रेम पुराण 1885। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की 1885 की इतनी सारी रचनाएं हैं। फिर है दंगल खंड 1887, फागुन महात्म्य 1891, होली है 1891, तृतीयाम ये भी 1800। तो ये जो प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचनाएं थी। अपूर्ण रचनाओं में प्रताप नारायण मिश्र का श्रृंगार विलास, दीवाने बरहमान, नूतन भक्तमाल, ये जो 3 रचनाएं मैंने लिखी हैं, इस अपूर्ण रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। कौन कौन सी? श्रृंगार विलास, दीवाने बरहमान, नूतन भक्तमाल। स्फुट कविताएं प्रताप नारायण मिश्र की देख लेते हैं। तो बेगारी विलाप 1883, कसीदा 1883, जन्म सुफल कब होए ये भी 1883। तो ये बेगारी विलाप, कसीदा, जन्म सुफल कब होए 1883 में ये प्रताप नारायण मिश्र की जो स्फुट कविताएं हैं। फिर भारत रोदन 1884, गाना समझो चाहे रोना 1885, कलयुग ककहरा 1885, इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना 1885। तो ये 3 रचनाएं 1885 में प्रताप नारायण मिश्र की स्फुट कविताएं हैं। प्रेम प्रमाद 1886, पशु प्रार्थना 1887 और नवरात्र के पद 1887, ककराष्टक 1888, महापर्व 1888, नया संवत 1890, ये भी प्रताप नारायण मिश्र के जो स्फुट कविताएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र के काव्य रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य क्या है? तो प्रेम पुष्पांजलि में 1883 में यह प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम काव्य रचना है। तो प्रताप नारायण मिश्र का प्रथम काव्य रचना क्या है? प्रेम पुष्पावली 1883 ईस्वी में। प्रेम पुष्पावली में देश प्रेम संबंधी 50 गीत है। इसका प्रकाशन शुभचिंतक यंत्रालय शाहजहांपुर से हुआ था। तो प्रेम पुष्पांजलि जो देश प्रेम संबंधित 50 गीत है, इसका प्रकाशन शुभचिंतक यंत्रालय शाहजहांपुर से हुआ था। प्रेम पुष्पांजलि 1883 में यह प्रताप नारायण मिश्र का प्रथम काव्य रचना है। और प्रेम पुष्पावली में देश प्रेम संबंधित 50 गीत है, इसका प्रकाशन शुभचिंतक यंत्रालय शाहजहांपुर से हुआ। फिर है लोकोक्ति शतक 1885। तो प्रताप नारायण मिश्र का लोकोक्ति शतक जो 1885 है, कहावतों पर रचित 100 कविताओं का संकलन है। 1884 से 61 कविताओं तक इसका प्रकाशन ब्राह्मण पत्रिकाओं में हुआ। तो 1884 जो 61 कविताएं हैं, इसका प्रकाशन ब्राह्मण पत्रिका में हुआ। उपदेश प्रधान रचना है लोकोक्ति शतक। और लोकोक्ति शतक में जो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, वो इसमें परोपकार, सामाजिक कुरीतियों, अंग्रेजों के शोषण और देशभक्ति का चित्रण भी दिखाई पड़ता है। फिर जो प्रताप नारायण मिश्र की मन की लहर है 1885, ये 1885 में भारत जीवन प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ था। मन की लहर ईश्वर भक्ति एवं देश प्रेम से संबंधित 25 लावनी छंद हैं और ईश्वर भक्ति से संबंधित ये रचना है मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र का। फिर है प्रताप नारायण मिश्र का कानपुर महात्म्य। तो प्रताप नारायण मिश्र का कानपुर महात्म्य 1885 ईस्वी में, इसमें ब्राह्मण प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। आला छंद में ये रचित जो है भाषा इसकी अवधि है। प्रताप नारायण मिश्र का जो कानपुर महात्म्य है, इसमें 3 सर्ग हैं जिन्हें ओहारी कहा गया है। देवी देवताओं की स्तुति, कानपुर के आसपास के स्थानों, महापुरुषों का भी चित्रण दिखाई पड़ता है। फिर प्रताप नारायण मिश्र का जो अगली काव्य रचना है दंगल खंड 1887, ये आला एवं कुंडली छंदों में रचित है। ठीक है। व्यायाम के महत्व एवं कानपुर में हुए 1887 के दंगल का चित्रण प्रताप नारायण मिश्र के दंगल खंड रचना में दिखाई पड़ता है। फिर प्रताप नारायण मिश्र का जो अगला काव्य रचना है शोकासुर बिंदु। ठीक है। तो शोकासुर जो बिंदु है उसको संबंधित हम लोग देख लेते हैं। तो शोकासुर बिंदु में मार्च 1885 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित शोक गीत है। यह गीत भारतेंदु के निधन पर लिखा गया था। ठीक है। तो शोकासुर जो बिंदु प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, ये भारतेंदु के निधन पर लिखा गया था। कुल छंद 23 है। इस नाम से प्रेमघन ने भी लिखा। अच्छा, युवराज कुमार स्वागतते जो 1881 रचना है प्रताप नारायण मिश्र का, इसमें राजकुमार विक्टर के भारत आगमन पर रचित स्वागत गीत हैं।
बिरला का स्वागत किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु के कवि प्रताप नारायण मिश्र का जो रचना बिरला का स्वागत है। तो प्रताप नारायण मिश्र ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिक चार्ल्स बेजला के भारत आगमन पर रचित यह एक स्वागत गीत है, बिरला का स्वागत गीत। और फ्रेडरिक पिनकार्ड ने 1890 में इसका अनुवाद कर इंडिया पत्र में प्रकाशन करवाया। किसने? फ्रेडरिक पिनकार्ड ने। फिर प्रताप नारायण मिश्र का एक रचना तृतीयंताम है। तृतीयंताम जो 1891 ईस्वी में, इसमें कुल छंद है और धारावाहिक रूप में ब्राह्मण पत्रिका में अक्टूबर 1890 और फरवरी 1891 तक प्रकाशित होता रहा है। तृतीयंताम प्रताप नारायण मिश्र। फिर पुस्तकार रूप में ये प्रकाशन इसका 1891 में खड़ग विलास प्रेस बीकापुर से हुआ। और तृतीयंताम में देश की तात्कालिक दशा के प्रति क्षोभ भावना भी व्यक्त हुई है। ये है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। और प्रताप नारायण मिश्र की जो अगला काव्य रचना है तारापात पचीसी। तारापात पचीसी 1885 ईस्वी जो एक रचना है प्रताप नारायण मिश्र की, देवी देवताओं की स्तुति एवं प्रकृति सौंदर्य से संबंधित इसमें 25 दोहे दिखाई पड़ते हैं। फिर अगली रचना है प्रेम पुराण। जो प्रेम पुराण जो अगली काव्य रचना है ये है 1885 ईस्वी में। यह एक आख्यानक काव्य है, ठीक है। प्रेम पुराण जो प्रताप नारायण मिश्र का है यह आख्यानक काव्य है। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रेम पुराण में कितने हैं? 2 अध्याय। इसमें 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद रखा गया है। प्रेम की महिमा का भी चित्रण इसमें दिखाई पड़ता है। फिर अगली जो काव्य रचना है वह फागुन महात्म में 1891 होली के अवसर पर गाए जाने वाला कविताओं का संकलन है। फिर होली है, ठीक है। फागुन महात्म के बाद प्रताप नारायण मिश्र की एक और काव्य रचना है होली है 1891, ये भी है। तो 1913 में माधुरी एंड कंपनी कानपुर में इसमें होली से संबंधित 8 कविताएँ और एक निबंध है। फिर 14 नंबर पर जो एक काव्य रचना है प्रताप नारायण मिश्र का श्रृंगार विलास, और ये अनुपलब्ध रचना है। कलि कौतुक रूपक 1885 में इसका उल्लेख मिलता है। फिर प्रार्थना शतक 1884 देवी देवता महापुरुषों की स्थिति संबंधी 100 पद है। और दीवाने बरहमान ये प्रताप नारायण मिश्र का काव्य अगला काव्य रचना है दीवाने बरहमान। इसमें उर्दू फारसी में रचित गजलों एवं शेरों का संकलन है। तो ये जो 16 रचनाएँ से संबंधित विशेष तथ्य हैं, यह काव्य रचना है प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र के अगली रचनाओं में देखा जाए तो विधा है नाटक। तो प्रमुख नाटक से संबंधित क्या विशेष तथ्य हो सकते हैं, विषय वस्तु थोड़ा बहुत मिलते जुलते चलेंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र पहला नाटक देख सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र का, वह कलि कौतुक रूपक। ये 1885 ईस्वी में भारतीय प्रेस काशी में प्रकाशित हुआ। प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक सामाजिक रूपक पाखंडियों से दूर रहने के लिए रचा गया। नगरवासियों के वास्तविक चरित्र का चित्रण भी दिखाई पड़ता है। इसमें 4 दृश्य हैं और 15 पुरुष प्लस 3 स्त्री पात्र हैं, यानी कि टोटल 18 पात्रों का लगभग इसमें वर्णन दिखाई पड़ता है। मुख्य पात्रों में श्यामा जो है एक नायिका है, और चंपा, रसिक बिहारी, किशोरी दास, पदमचंद ये अन्य पात्र हो गए। तो प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक नाटक की जो नायिका है वो क्या है? श्यामा है, और अन्य पात्रों में चंपा, रसिक बिहारी, किशोरी दास और पद्मचंद हैं। फिर प्रताप नारायण मिश्र के नाटकों में अगला नाटक है कलि प्रवेश नीति। ये क्या है? रूपक नाटक है। कलि प्रवेश नीति प्रताप नारायण मिश्र का एक अलग नाटक है, अगला नाटक है, और यह एक रूपक नाटक है। तो कलि प्रवेश नीति वर्तमान में क्या अनुपलब्ध है, ठीक है। ये हटी हमीर जो तीसरा है उसमें क्या है? तो तीसरा जो नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का वो हटी हमीर। क्या है इसमें? हटी हमीर 1886 क्या है? एक ऐतिहासिक नाटक है। और हटी हमीर जो नाटक है इसमें 6 अंक और 8 दृश्य दिखाई पड़ते हैं। और हटी हमीर में जो अलाउद्दीन के रणथंभौर की चढ़ाई का जो वृत्तांत है वो दिखाई पड़ता है। अच्छा, हटी हमीर एक और रचना है, किसी रचना है बता सकते हैं? मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो हटी हमीर है वो भारतेंदु का उपन्यास है, ठीक है। क्या है? भारतेंदु का उपन्यास भी है। और हटी हमीर जो प्रताप नारायण मिश्र का एक नाटक भी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र का नाटक पढ़ रहे हैं। तीसरा नाटक है हटी हमीर, प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है, और इसी नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास हटी हमीर नाम से। अच्छा, हटी हमीर के जो नाटक है प्रताप नारायण मिश्र के, इसमें जो
पात्र हैं वो है मराठी बेगम, अलाउद्दीन की पत्नी, और अलाउद्दीन खुद है, हमीर है और मीर मोहम्मद भी हैं। फिर है भारत दुर्दशा, ये प्रताप नारायण मिश्र की भारत दुर्दशा है। अच्छा, इसी नाम से क्या लिखा, भारतेंदु नाटक भी लिखा, और भारत दुर्दशा नाम से भी नाटक इसने भी सेम लिखा है, ये प्रताप नारायण मिश्र ने। तो ये भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों की रचना है। ठीक। अच्छा, भारत दुर्दशा जो नाटक प्रताप नारायण मिश्र का, इसका 1885 ईस्वी में एक रूपक नाटक है। अच्छा, प्रकाशन इसका 1902 ईस्वी में वेंकटेश्वर मंत्रालय मुंबई से हुआ। भारत की दिनहीन स्थिति का चित्रण भारत दुर्दशा जो प्रताप नारायण मिश्र का नाटक इसमें किया गया है। इसके पात्रों में भारत एक नायक है, कलयुग भी दिखाई गया है, चौपट सिंह है, और लाज और कुमत और रोगराज भी दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दशा में 3 अंक और 4 दृश्य दिखाई पड़ते हैं। फिर है संगीत शाकुंतल, तो प्रताप नारायण मिश्र का अगला नाटक है संगीत शाकुंतल। इसका प्रकाशन 1891 में खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से हुआ। और अगर इसमें देखा जाए कि कालिदास के ये अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या है, अनुवाद है। ठीक है, कुल इसमें 7 है और दृश्य में 19 है। लावड़ी शैली भी इसमें दिखाई पड़ती है। अब अगला जो नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का है जुआरी खुआरी। ठीक है, तो जुआरी खुआरी जो ये एक प्रहसन नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का। इसका प्रथम अंक नवंबर 1883 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुआ। जुआरी खुआरी एक अपूर्ण रचना है। इसके पात्रों में पचकौड़ी वाला, धनदास, कुबेरचंद, गप्पूमल हैं। तो यह एक अपूर्ण रचना है। ठीक है, अब अगला नाटक देखा जाए तो है दूध का दूध पानी का पानी। तो प्रताप नारायण मिश्र का अगला नाटकों में दूध का दूध पानी का पानी नाटक है, एक भाड़ नाटक है। ठीक है, भाड़ नाटक है दूध का दूध पानी का पानी। यह पूर्ण रचना है। इसमें कुछ अंश 1883 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए। दूध का दूध पानी का पानी में का पात्र है ठाकुर विजय सिंह, बालकृष्ण और टेकचंद। तो ठाकुर विजय सिंह, बालकृष्ण और टेकचंद हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र का नाटक हम लोग गौ संकट को देखेंगे। तो ये अनुपलब्ध है, और अंबिका दत्त व्यास की भी नाटक गौ संकट नाम से लिखा गया है। फिर प्रताप नारायण मिश्र के जो संकलित संग्रह ग्रंथ हैं वो देख लेते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र का रहीमन शतक का प्रकाशन फरवरी 1881 में ब्राह्मण पत्रिका में हुआ। ठीक है, आरंभ हुआ। इसमें रहीम के 101 दोहे संकलित हैं। कुछ दोहों का कुंडलिनिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। ठीक, फिर दूसरा है जो वो है रसखान शतक। तो प्रताप नारायण मिश्र का रसखान शतक 1891 में है, और इसमें रसखान के 72 पद संकलित है। फिर अगला है मानस विनोद 1886। ये रामचरितमानस के महत्वपूर्ण पदों का भी संकलन इसमें दिखाई पड़ता है। अब प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध हैं वो देख लेंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र के विचारात्मक निबंध को देखते हैं। तो इसमें पहला है प्रश्नोत्तर, उर्दू बीवी की पूंजी, हिम्मत राखो एक दिन, ईश्वर का वचन, मुनिया मती न च भ्रम, और नास्तिक समझ की बलिहारी, बलि पर विश्वास, पौराणिक गुणार्थ, अब बातों का काम नहीं है, सोशल कॉन्फ्रेंस, पुलिस की निंदा, क्योंकि जाति झगड़ालू पंथ, और रसिक समाज, नौपंथी, और सनातन चोरी शिवालय विश्वास। तो ये विचारात्मक निबंध है। फिर प्रताप नारायण मिश्र के भावात्मक निबंधों में देश दशा, भारतेंदु, शोक प्रकाश, रक्ताश्रु, मस्ती, ममता, धोखा, द, ट, आ, त, भाव, दात, पच और दयापत्र जीव भी दिखाई पड़ते हैं इनके भावात्मक निबंधों में। फिर जो प्रताप नारायण मिश्र के वर्णनात्मक निबंधों में जरा अब तो आंखें खोलिए, नागरिकी प्रचार हो ही गया, भारत पर भगवान का अधिक ममता है, नंद देव मंदिरों के प्रति हमारा कर्तव्य, पहला चरित, वाजिद अली शाह, गोरक्षा, गंगा जी,
कचहरी में मालिक राम जी और दशावतार भेड़िया धसान और ब्रज अपभ्रंश और एक सलाह, ये जो प्रताप नारायण मिश्र के वर्णनात्मक निबंध हैं। हास्य व्यंग्यपरक निबंधों में रूस और मूस, नारी हम राजभक्त हैं, मार मार कहे खाओ ना मर्द तो खुदा ही ने बनाया। तो ये हास्य व्यंग्यपरक निबंध है। अन्य रचनाओं में प्रताप नारायण मिश्र के प्रताप चरित, ये आत्मकथा है, अपूर्ण है। शिव सर्वस्व, ये गद्य रचना, इसमें शिव मत की विवेचना है और इसका प्रकाशन 1890 में खड़गविलास से हुआ। नूतन भक्तमाल अपूर्ण रचना है, कुछ अंश 1885 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित। भक्तमाल 1585 ये नाभादास की है और भक्तमाल अगर 1660 पूछे तो राघव दास है। और उत्तरवाद भक्तमाल अगर कोई 1877 पूछे तो भारतेंदु की है। अगर कोई नौ भक्तमाल पूछे तो ये राधाचरण गोस्वामी का है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए, जो नूतन भक्तमाल पूछे तो प्रताप नारायण मिश्र का है, ठीक है। नूतन भक्तमाल प्रताप नारायण मिश्र। भक्तमाल अगर पूछे 1585 तो नाभादास। अगर भक्तमाल 1660 पूछे तो राघव दास। उत्तरार्ध अगर भक्तमाल के पीछे लग जाए तो भारतेंदु हो जाएंगे 1877। अब भक्तमाल के पहले अगर 9 लिख जाए तो राधाचरण गोस्वामी हो जाएंगे, ठीक। इस प्रकार ये कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर सकते हैं। फिर प्रताप नारायण मिश्र की सुशाल शिक्षा जो है, ये नवयुवकों के चरित्र प्रधान से संबंधित एक शिक्षा देने वाला है। प्रताप नारायण मिश्र के विशेष तथ्यों में हम लोग देखेंगे तो ये आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्तरई में शामिल रचनाकार हैं। तो आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्तरई में कौन कौन से शामिल रचनाकार है ये देख लीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण मिश्र भट्ट हैं और प्रताप नारायण मिश्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये जो है आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्तरई में आते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा तो भारतेंदु पूछेगा कि आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्तरई में कौन आते हैं, तो एक देगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक देगा बालकृष्ण भट्ट, एक देगा प्रताप नारायण मिश्र और एक और ऐसा ऑप्शन दे देगा जो वो नहीं रहेगा। अच्छा, तो प्रताप नारायण मिश्र का जानकी मंगल नाटक के मंचन में अभिनय हेतु इनके अपने पिता से मूंछ मुड़वाने की आज्ञा लेना पड़ी थी। इसे प्रताप नारायण मिश्र को, जो जानकी मंगल में इन्होंने नाटक करना चाहा तो उन्हें अभिनय हेतु इनके पिता से इन्हों क्या मूंछ मुड़वानी पड़ी थी। तो पंक्तियाँ देख लो प्रताप नारायण मिश्र का। रटो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। फिर एक पंक्तियाँ हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, सब धन लिए जात अंग्रेज, अब केवल लेक्चर के तेज, ठीक है। तो ये सब जो पंक्तियाँ हैं प्रताप नारायण मिश्र का है और ये कानपुर के साहित्यिक संस्था रति समाज से जुड़े थे तथा इन्होंने समस्या पूर्ति की कि पपीहा पूछे जब जीव कहाँ, इस पंक्ति की समस्या पूर्ति की थी। तो पूछ सकता था कि रसिक समाज से कौन जुड़े थे, तो ये प्रताप नारायण मिश्र हैं और इन्होंने एक समस्या पूर्ति की थी। वो पंक्ति क्या है, तो पपीता पूछे जब जीव कहाँ, इस पंक्ति की इन्होंने समस्या पूर्ति की थी। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण 1883 ईस्वी कानपुर मासिक इस पत्रिका के लिए प्रताप नारायण जब मिश्र ने जब चंदा मांगा तो ये कहा, 8 मास जी पीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। मैंने बता ही दिया है कि जब वो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हर कविता के कारण सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। तो कौन सी कविता के कारण प्रताप नारायण मिश्र को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली, तो वह हर गंगा पत्रिका कविता, ठीक है, कविता हर गंगा कविता के कारण। अच्छा, प्रताप लहरी जो प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, ये प्रताप नारायण मिश्र का। लावनी, आल्हा जैसी लोक प्रचलित शैलियों का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक। ये हो गए प्रताप नारायण मिश्र। आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये एक बहुत ही भारतेंदु युग के बेहतरीन कवि माने जा सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। काफ़ी लंबी इनके ऊपर वार्ता चली। अब हम लोग अगले कवि को देखना चाहेंगे, तो देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के बाद आएंगे, कौन आएंगे, मेरे ख्याल से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आएंगे ना। प्रताप नारायण मिश्र का ही तो हो ही गया था, तो हाँ बिल्कुल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के अगले कवि हैं। तो इनका जन्म 1855 ईस्वी में दत्तापुर, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अगले कवि हैं भारतेंदु युग के। इनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ
दत्तापुर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। निधन कहाँ हुआ? 1922 में। तो जन्म 55 में 5-5 और निधन 22 में 2-2। देख लीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। 55-22 बद्रीनाथ चौधरी का जन्म 55 और निधन 22, 1855 और 22। ठीक, 11 के पहाड़े में आ जाएंगे दोनों, 11-5-55, 11-2-22। तो बद्रीनाथ चौधरी का प्रेमहन का जन्म 1855 में और निधन 1922 में। इनका जन्म दत्तापुर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के जो पिता थे वो गुरुचरण उपाध्याय थे। ठीक है, कौन थे? गुरुचरण उपाध्याय इनके पिता थे। 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से आनंद कदम्बिनी, जो कि एक मासिक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किया और इसमें इन्होंने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा भी की। तो पूछ सकता है संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किसने की? तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने की। 1883 ईस्वी में नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। 1881 में इन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक जो मासिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया, जो मासिक पत्रिका थी। और 1883 ईस्वी में बद्री प्रेमघन ने जो नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र था उसका संपादन भी किया। 1883 में नागरी। अब बद्री प्रेमघन ने विक्रम संवत 1930 में एक सद्धर्म सभा की स्थापना की और विक्रम संवत 1931 में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। तो बद्री प्रेमघन ने विक्रम संवत 1931 में मिर्ज़ापुर में क्या की? रसिक समाज की स्थापना की। तो रसिक समाज की स्थापना किसने की? बद्री प्रेमघन ने। अच्छा, इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन प्रेमघन सर्वस के नाम से 3 भागों में हुआ। ठीक है, इनकी जो समस्त रचनाओं का प्रकाशन कितने भागों में हुआ? प्रेम सर्वस नाम से 3 भागों में हुआ। अब हम लोग बद्री प्रेमघन की काव्य रचनाएं देख लेते हैं। तो पहला है युगल मंगल स्तोत्र। ठीक है, युगल मंगल स्तोत्र जो काव्य रचना है बद्री प्रेमघन का, ये 1874 ईस्वी में 20 छंदों में राधा एवं कृष्ण की स्तुति हुई। फिर बद्री प्रेमघन की जो अगली काव्य रचना है वो ब्रजचंद पंचक है और ये भक्तिपरक रचना है 1875 ईस्वी में। और 5 छंदों में कृष्ण की स्तुति भी ब्रजचंद पंचक में दिखाया जाता है। फिर बद्री प्रेमघन की जो अगली काव्य रचना है वह कलिकाल तर्पण। कलिकाल तर्पण जो प्रेमघन की 1885 में यह एक काव्य रचना है, ये चौपाई छंद में रचित है। फिर प्रेमघन का जो अगला काव्य रचना है वह पितर प्रताप। पितर प्रताप 1885 में ये भी राष्ट्रीय भावना से युक्त 143 दोहे इसमें दिखाई पड़ते हैं। बद्री प्रेमघन का जो अगला काव्य रचना है वो शोकाश्र बिंदु 1885 ईस्वी में, और इसमें 115 छंद और भारतेंदु के निधन पर लिखा गया। यह एक शोकाश्र बिंदु बद्री प्रेमघन का है। फिर अगली जो काव्य रचनाओं में हम देख ले रहे हैं तो है होली की नकल। तो होली की नकल जो है ये बद्री प्रेमघन का 1885 ईस्वी में है। और मन की मौज बद्री प्रेमघन का 1887 में है। पेन पीयूष वर्षा सूर्य स्तोत्र 1892, मंगलासा 1892, हास्य बिंदु 1898, हार्दिक हर्षादस 1900। ये जो हार्दिक हर्षादस बद्रीनाथ प्रेमघन का है ये 1900 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के हीरक जुबली के अवसर पर रचित है, एक राजभक्ति परक रचना है। फिर है आनंद बधाई 1900। तो आनंद बधाई जो बद्री प्रेमघन का है ये है बद्रीनाथ प्रेमघन का आनंद बधाई जो 1900 है, ये 18 अप्रैल 1900 में हिंदी में कचहरी प्रेस पर रचित एक रचना है। फिर जो अगला काव्य रचनाओं में लालित लहरी 1902 ईस्वी, इसमें वंदना और पूजा से संबंधित बद्रीनाथ प्रेमघन ने चर्चा की है। फिर है भारत बधाई 1930, स्वागत पत्र अगली काव्य रचना है 1906 ईस्वी, आनंद अरुणोदय 1906 ईस्वी, आर्य अभिनंदन 1906, सौभाग्य समागत 1912। अच्छा, मयंक महिमा जो है ये बद्री नारायण प्रेमघन का, तो मयंक महिमा में 1922 में इसमें खड़ी बोली प्रकृति का चित्रण भी दिखाई पड़ता है। और इनकी अन्य रचनाओं जो काव्य रचनाएं हैं उसमें जीर्ण जनपद क्या है, एक खंड काव्य है जीर्ण जनपद, खंड काव्य है। और वर्षा बिंदु भी ये प्रताप नारायण मिश्र बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का है। ठीक है, प्रताप नारायण इसी से पहले हो गए हैं बद्री के ना। अब बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की स्पीड रचनाओं को हम देखें तो श्रृंगार बिंदु में 115 छंद हैं और उर्दू बिंदु 18 गज़लें हैं
वर्षा बिंदु में 996 कजलियाँ हैं, स्फुट बिंदु में 158 छंद हैं और बसंत बिंदु इसमें 69 होली गीत है। स्वदेश बिंदु में 5 छंद हैं। अलौकिक लीला को प्रेमगन महाकाव्य के रूप में लिखना चाहते थे, किंतु देहांत होने के कारण 5 अंक ही लिख पाए। तो ऐसा पूछा जाता है कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने ऐसी कौन सी रचना है जो वो महाकाव्य के रूप में लिखना चाहते थे, लेकिन देहांत हो जाने के कारण 5 ही अंक ही लिख पाए। तो है इनकी अलौकिक लीला, एक महाकाव्य लिखने की प्रयास करने वाले। ठीक है, अलौकिक रचना इनकी है जो ये इनका देहांत हो गया और 5 ही अंक लिख पाए। अच्छा, नाटक क्या है इनका? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के नाटकों में बारांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद 1886, भारत सौभाग्य 1889, प्रयाग रामागमन 1904 ये इनकी प्रमुख नाटक हैं। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के नाटकों में बारांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद 1886, भारत सौभाग्य 1889, प्रयाग रामागमन 1904। बद्रीनारायण चौधरी के प्रेमघन की पंक्तियों में हम लोग देख लेते हैं कि अचरज हो तो तुम हो सब गोर हम बाजत कारे। यानी कि इन्होंने जब ये कहा था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, तो लंदन में जो बदादा भाई उनको लोगों ने काला कहा, तो इसके संबंध में उन्होंने कहा कि अचरज हो तुम हो सब गोर हम बाजत कारे। फिर बद्रीनारायण चौधरी ने दूसरी पंक्तियाँ हैं कि ये सनात भारत की भोली प्रजा अनाथन, यानी हार्दिक हर्षवर्धन से लिया गया पंक्ति है। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजाऊनी, ये भी भारत ये जो भारत बधाई से लिया गया पंक्ति है। तो ये दो पंक्तियाँ, ये सनात भारत की होली प्रजा अनाथन और धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजाऊनी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। इन्होंने ये एक प्रसिद्ध समस्या पूर्ति की बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। क्या है? चर्चा चलिए की चलाइए ना। तो पूछ सकता है बद्रीनारायण चौधरी ने किस पंक्ति पर समस्या पूर्ति की? वो पंक्ति है चर्चा चलिए की चलाइए ना। ठीक है। अच्छा, आलोचकों के कथन क्या है बद्रीनारायण चौधरी से संबंध में? तो प्रेमघन शुक्ल ने क्या कहा कि प्रेमघन गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे। ये आचार्य शुक्ल ने बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के संबंध में कहा। और आचार्य शुक्ल ने फिर एक और कोटेशन दिया कि देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहते हैं, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। चर्चित निबंध क्या है? तो निबंधों को तो हम लोग देख ही लिए हैं थोड़ा बहुत, तो देखेंगे अगली बार, क्योंकि इसके गद्य का जब वो आएगा, गद्य का सीरीज लाऊंगा तो उसमें नाटक का प्रमुख नाटक, नाटककार, फिर जो है निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना, असंस्मरण, ये सब मैंने आपको दे दूंगा। अभी जो भारतीय हिंदू के अगले कवि हैं उनको देखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ठाकुर जगमोहन सिंह ये भारतीय हिंदू के अगले कवि हैं। इनका जन्म 1857 विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। तो भारतीय युग के जो अगले कवि को देख रहे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म 1857 विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। निधन 1899 में हुआ। इनका एक उपनाम भी दिया गया, एक प्रेम पथिक कवि, और यह उपनाम इनको ठाकुर जगमोहन सिंह को एक प्रेम पथिक कवि आचार्य शुक्ल ने कहा। काव्य रचनाएँ हैं, देखते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचनाओं में प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 और श्यामा विनय 1886 ये भी है, और देवयानी 1886 ये भी है। तो प्रेम संपत्ति लता और श्यामा लता ये दोनों लताएँ 1885 में हैं, और श्यामा सरोजनी, श्यामा विनय, देवयानी ये जो है ये 1886 में ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचनाएँ हैं। और ठाकुर जगमोहन सिंह के उपन्यास में श्यामा स्वप्न 1888 है। तो इनका एक उपन्यास कौन है? श्यामा स्वप्न। ये ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है 1888 ईस्वी में। ठाकुर जगमोहन सिंह की अनुदित रचनाओं में ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम,
तो ये तो तीनों जो है अद्भुत रचनाएं हैं कालिदास से। और सीलन की का कैदी, ये बैरन की रचना जो है प्रिजनर ऑफ सीलन का अनुवाद है। ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतीय हिंदू युग में प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जो श्यामा स्वप्न ये उपन्यास है, यह स्वच्छंदवादी उपन्यास है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कालिदास के ऋतु श्रृंगार मेघदूत का हिंदी अनुवाद भी किया। ठीक है। फिर अंग्रेज कवि बायरन की कविताओं का अनुवाद सीलन की बंदी नाम से किया, ये भी मैंने बताया। जबकि हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी फैक्ट वाला चीज़ है। तो अंग्रेजी कवि बायरन की कविताओं का अनुवाद सीलन की बंदी नाम से किसने किया? तो वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। लेकिन अगर ये पूछे कि हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है, तो हिंदी का बायरन हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अन्य रचनाओं में ठाकुर जगमोहन सिंह की ओंकार चंद्रिका और प्रेम रत्नाकर को देख सकते हैं। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की अन्य रचनाओं में कौन कौन सी 2 रचनाएं देखेंगे? ओंकार चंद्रिका और प्रेम रत्नाकर को भी देख सकते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के बाद अगले जो कवि या लेखक हैं वो हैं भारतीय हिंदू युग में अंबिका दत्त व्यास। तो भारतीय हिंदू युग के अगले कवि कौन हैं? वो हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म 1858 में काशी में हुआ और अंबिका दत्त का व्यास निधन 1900 ईस्वी में हुआ, यानी कि 42 साल। काव्य रचनाओं में अंबिका दत्त व्यास की देख लेते हैं। तो अंबिका दत्त व्यास के काव्य रचनाओं में पावस 50 1886, सुकवि सत्सई 1887। तो अंबिका दत्त व्यास का जो ये सुकवि सत्सई है, इसमें किस लीला संबंधित 7 दोहे दिखाई पड़ते हैं? हो री, ये 1891 की काव्य रचना है। बिहारी बिहार, तो अंबिका दत्त व्यास का जो बिहारी बिहार 1893 है, यह बिहारी की सत्सई का टीका कुंडली छंद में किया गया है। फिर काव्य रचनाओं में जटिल वणिक है 1893। तो ये जो अंबिका दत्त व्यास का जटिल वणिक जो काव्य रचना है 1893, यह राजभक्ति संबंधी रचना है। ठीक है। तो पूछ सकता है कि अंबिका दत्त व्यास का कौन सी जो रचना है वो राजभक्ति संबंधी रचना है? तो जटिल वणिक रचना है। फिर अंबिका दत्त व्यास का जो भारत धर्म 1894 है, ये राष्ट्रभक्ति संबंधी रचना है। अंबिका दत्त व्यास का जो भारत धर्म 1894 है, यह राष्ट्रभक्ति से संबंधी रचना है। फिर अंबिका दत्त व्यास का जो कंसबंध यानी कि खंड काव्य है, यह एक अपूर्ण रचना है और खड़ी बोली में रचित एक खंड काव्य है। और कंसबद्ध जो अंबिका दत्त व्यास का एक अपूर्ण रचना है। नाटकों में अंबिका दत्त व्यास का ललिता 1884 ईस्वी, मन की उमंग 1886 ईस्वी, गौ संकट होना चाहिए 1887 और भारत सौभाग्य 1887। तो अंबिका दत्त व्यास के इन नाटकों में हम लोग ललिता, मन की उमंग, गौ संकट और भारत सौभाग्य को देखते हुए अन्य रचनाओं की तरफ बढ़ेंगे। तो अंबिका दत्त व्यास का जो अन्य रचनाओं में आश्चर्य वृत्तांत 1893 फैंटेसी है। गद्य काव्य मीमांसा जो आलोचना है इनकी 1894 में, काव्य मीमांसा ये भी आलोचना 1897 में, निज वृत्तांत एक आत्मकथा है और यह अपूर्ण है। तो अंबिका दत्त व्यास की कौन सी जो रचना है वो अपूर्ण है? तो निज वृत्तांत है और जो कि यह एक आत्मकथा है। अच्छा, समस्या पूर्ति सर्वस्व है। समस्या पूर्ति सर्वस्व जो रचना है ये भी अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक, चर्चित निबंधों को अब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास के चर्चित निबंधों को अब हम लोग देख लेते हैं। तो चर्चित निबंधों में धैर्य, छाया, नगरवास, ग्रामवास दिखाई पड़ते हैं। चर्चित निबंधों में कौन कौन से निबंध हैं? तो है धैर्य, छाया, नगरवास और ग्रामवास है। निबंध संग्रह इनकी क्या है? साहित्य नवगीत। अंबिका दत्त व्यास का साहित्य नवगीत ये एक निबंध संग्रह है 1899। संपादिक पत्र, अच्छा संपादिक पत्र जो है अंबिका दत्त व्यास का, यह एक पीयूष प्रवाह जो एक मासिक पत्रिका है और दूसरा है कृष्ण वैष्णव पत्रिका। ठीक है, तो 2 पत्रिका है, एक पीयूष प्रवाह पत्रिका जो मासिक है और काशी वैष्णव पत्रिका है। ठीक है, तो ये अंबिका दत्त व्यास की 2 पत्रिका हैं। तो कौन कौन पत्रिका? 2 पीयूष प्रवाह और काशी वैष्णव पत्रिका। पीयूष प्रवाह और काशी वैष्णव पत्रिका अंबिका दत्त व्यास की 2 पत्रिकाएं हैं।
उपनाम। ठीक है, तो उपनामों में हम लोग देख लेते हैं। अंबिका दत्त व्यास को सुकवि कहा जाता है। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंबिका दत्त व्यास को सुकवि कहा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ये देखिए कि सुकवि नाम से एक पत्रिका भी छपी थी। वो पत्रिका किसने है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने जब 12 वर्ष की अवस्था में थे तभी इन्होंने एक सुकवि नामक पत्रिका निकाली थी। ठीक है। और सुकवि उपाधि जो है वो अंबिका को किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। अच्छा, ठीक है। अभिनव बाणभट्ट यानी कि आधुनिक बाणभट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक। दशावधान अंबिका को किसने कहा? मतलब उपनाम है। दशावधान और घटिका शतक ये उपनाम है अंबिका का। ठीक है। दशावधान और अंबिका दत्त का ये नाम है, और घटिका शतक ये भी अंबिका दत्त का नाम है, ये उपनाम है। इन्होंने महारानी विक्टोरिया पर समस्या पूर्ति लिखी। ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया पर समस्या पूर्ति किसने लिखी? अंबिका दत्त व्यास ने लिखी। बिहारी बिहार नाम से बिहारी सस्से की टीका लिखी। बिल्कुल, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से बिहारी सस्से की टीका लिखी, मैंने बता दिया है। तो ये तो अंबिका दत्त व्यास। अब भारतीय युग में अगले कवि हम देखेंगे बालकृष्ण भट्ट को। तो अगर कहा जाए बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के सबसे निबंधकार थे तो ये गलत नहीं होगा। निबंध, अच्छा, जन्म इनका देख लेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 प्रयागराज में, निधन 1914 ईस्वी में देखा पड़ जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 1844 ईस्वी में, निधन 1914 ईस्वी में। ठीक है। यानी कि 56 और 4 60 10 70 लगभग उनका 70 साल ऐसे देख सकते हैं। पिता बालकृष्ण भट्ट के बेड़ी प्रसाद थे और माता इनकी पार्वती देवी थी। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो बेड़ी प्रसाद थी और माता जी थी पार्वती देवी थी। और जन्म 1844, निधन 1914, 44-14। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट 44-14। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट का तथ्य हम क्या देखेंगे तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्सराय ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे सर्वमान्य के तौर पर आते हैं। ठीक है। नलिन विजय शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का माउंटेन कहा। अच्छा, तो पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का माउंटेन किसने कहा? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का माउंटेन नलिन विलोचन शर्मा ने कहा। अच्छा, हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? तो जो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्सराय ने माना। शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक माना। अच्छा, आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या माना? हिंदी का प्रथम आलोचक माना। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश किया। तो हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश ने किया तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। बालकृष्ण भट्ट हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक माने जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक कौन है? तो हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक बालकृष्ण भट्ट। शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। अच्छा, शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा था? आप बताइए। और शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को तो स्टील कहा है, और लेकिन प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल ने कहा है, और शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। ये बात याद रखिए। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट ने 1876 में प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। बालकृष्ण भट्ट ने 1876 में प्रयाग में क्या की? हिंदी वर्धनी की सभा की स्थापना की। तो हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? प्रयाग में। तो बालकृष्ण भट्ट ने 1876 में की। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में प्रयाग में हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का प्रकाशन एवं संपादन भी किया। ठीक है। 1877 ईस्वी में प्रयागराज में हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका प्रकाशन एवं संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने किया। अच्छा, बच्चन सिंह हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1872 ईस्वी से मानते हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों की अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ रचनाकार हैं। तो भारतेंदु मंडल की रचनाओं के आधार पर सबसे वरिष्ठ यानी कि बुजुर्ग रचनाकार कौन है? तो हैं बालकृष्ण भट्ट। नाम बालक कृष्ण है लेकिन भाई ये बुजुर्ग हैं, याद रख लीजिए। इनके निबंधों में 4 शैलियाँ देखी जा सकती हैं, 4 प्रकार, जैसे शैली प्रधान निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, शास्त्रीय निबंध और विषय प्रधान निबंध। तो
बद्री नारायण तो हो गया है। तो बालकृष्ण भट्ट के एक संबंध में हम थोड़ा सा फिर से रिपीटेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कवि हैं और आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत विद्वानों ने अलग अलग इनके प्रकार से इन पर गद्य दी है। तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने कहा? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षण ने कहा। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का मोंटेन किसने कहा? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का मोंटेन नलिनी विलोचन शर्मा ने कहा। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक किसने कहा? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक शुक्ल ने कहा। पुस्तक की समीक्षा का श्री गणेश किसने कहा? हिंदी में पुस्तक की समीक्षा का श्री गणेश बालकृष्ण भट्ट ने कहा। बालकृष्ण भट्ट हिंदी में मनोविकार निबंधों के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी में मनोविकार निबंधों का जनक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील शुक्ल ने कहा। इन्होंने यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने 1876 में प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। तो प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने की। हिंदी प्रतीक मासिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जो शैली प्रधान निबंध वो देख ले हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जो हिंदी प्रतीक पत्रिका था, इसमें शैली प्रधान निबंधों में कौन कौन से हैं? ईश्वर भी ठठोर है, बालकृष्ण भट्ट। क्या करे हमारा बस न चला, बालकृष्ण नहीं, बालकृष्ण भट्ट। मंत्रकला, बालकृष्ण भट्ट। पत्नी स्तव, बालकृष्ण भट्ट। नाम में नई कल्पना, बालकृष्ण भट्ट। वधु स्तव, बालकृष्ण भट्ट। होता आया है, बालकृष्ण भट्ट। जो ये प्रताप नारायण मिश्र का निबंध भी है, ये इन्होंने भी लिखा, ये प्रताप नारायण मिश्र का, और ये बालकृष्ण भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट। नई वस्तु की खोज, बालकृष्ण भट्ट। घुन, बालकृष्ण भट्ट। लौ लगी रहे, बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा, बालकृष्ण। ढोल के भीतर पोल, बालकृष्ण। खट का, बालकृष्ण। मई की तरह की का जुनून, बालकृष्ण भट्ट। मैला ठेला, बालकृष्ण। विशाल वाटिका, बालकृष्ण। चलो सो चली, बालकृष्ण। देवताओं से हमारी बातचीत, बालकृष्ण। होनहार, बालकृष्ण। एक अनोखा स्वप्न, बालकृष्ण। काल चक्र का चक्र, बालकृष्ण। रोती तो किसी भात कमाए खाए मच्छर, हे बालकृष्ण। ठीक, और बालकृष्ण भट्ट का जो मनोवैज्ञानिक निबंध देखने, तो मनोवैज्ञानिक बालकृष्ण भट्ट। अभिलाषा, बालकृष्ण। पसंद, बालकृष्ण। आशा, बालकृष्ण। मन की दृढ़ता, बालकृष्ण। धैर्य, बालकृष्ण। सुख दुख का अलग विवेचन, बालकृष्ण। लोकेश्वर, बालकृष्ण। विश्वास, बालकृष्ण। लोकेश्वर, बालकृष्ण हो गया। बालकृष्ण। दृढ़ संकल्प, स्थिर अध्यवसाय, बालकृष्ण। ज्ञान और भक्ति, बालकृष्ण। कर्तव्य परायणता, बालकृष्ण। मुक्ति और भक्ति का, बालकृष्ण। भक्ति की भावना, बालकृष्ण। नासमझी, बालकृष्ण। चरित्र पालन, बालकृष्ण। मन और प्राण, बालकृष्ण। महत्व, बालकृष्ण। सुख क्या है, बालकृष्ण। मन और तंत्र, मन और नेत्र है, ठीक है, मन और नेत्र, बालकृष्ण। दृढ़ और पवित्र मन, बालकृष्ण। बोध, मन, योग और मुक्ति, बालकृष्ण। भक्ति, बालकृष्ण। कौतुक, बालकृष्ण। नई कवि बातों की चाह लोग, ठीक है, बालकृष्ण। और हमारे मन की मधुर वृत्ति, बालकृष्ण। मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिक्रिया है, ये भी बालकृष्ण। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, बालकृष्ण। फिर बालकृष्ण का शास्त्रीय निबंध क्या है? अनूठी उपमा, बालकृष्ण। उपमा, बालकृष्ण। रसाभास, बालकृष्ण। वाक्यालंकार, बालकृष्ण। रूपक, बालकृष्ण। हमारी मातृभाषा, बालकृष्ण। हमारी भाषा क्या है, बालकृष्ण। भाषा कैसी होनी चाहिए, बालकृष्ण। भारतवर्ष की जाति भाषा, बालकृष्ण। हिंदू की वर्तमान दशा, बालकृष्ण। गुण आगरी नागरी, बालकृष्ण। शब्दों की यातना, बालकृष्ण। देसी दशा और देसी अक्षर, बालकृष्ण। रसों का बनावट क्या है, बालकृष्ण। रसों का बनावट, बालकृष्ण। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा ना। तो ये शास्त्रीय संबंधी रचना को हम देख रहे थे। सभ्यता और साहित्य, बालकृष्ण। पारसी थिएटर, बालकृष्ण। प्रतिभा, बालकृष्ण। खड़ी बोली का पद्य, बालकृष्ण। उपन्यास, बालकृष्ण। संस्कृत की वर्तमान अवस्था, बालकृष्ण। खड़ी बोली का विचार, बालकृष्ण। उपयुक्त विशेषण, बालकृष्ण। उपयुक्त उपमा, बालकृष्ण। उपयुक्त क्रिया, बालकृष्ण। हिंदी का अपमान, बालकृष्ण। हिंदी, बालकृष्ण। शब्द की आकर्षक शक्ति के हृदय का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है भी, बालकृष्ण।
ठीक है। विषय प्रदान निबंधों में देख लेते हैं। बाल विवाह, बाल कृष्ण, होली, बाल कृष्ण, स्त्रियाँ और उनकी शिक्षा, बाल कृष्ण, जात पात, बाल कृष्ण, हमारी भारत ललनाएं, बाल कृष्ण, भारत की एकांत भोजन की कुप्रथा, बाल कृष्ण, महिला स्वातंत्र, बाल कृष्ण, विजय लक्ष्मी, बाल कृष्ण, सुगृहिणी, बालकंत, मांस भक्षण, बाल कृष्ण, देश सेवा का महत्व, बाल कृष्ण, राजा और प्रजा, बाल कृष्ण, हमारा दास्य भाव, बाल कृष्ण, हमारा दास भाव, बाल कृष्ण, राजा, बाल कृष्ण, हिंदू जाति का स्वाभाविक गुण, बाल कृष्ण, सूदखोरी, बाल कृष्ण भट्ट, मनुष्य तथा वनस्पति में समानता, बाल कृष्ण, कृष्ण दुरावस्था, बाल कृष्ण, कृषि की कृषि दशा, बाल कृष्ण, ग्राम में जीवन, बाल कृष्ण, प्रकाश, बाल कृष्ण, आधुनिक वैज्ञानिक में प्राचीन आर्यों का सहमत, बाल कृष्ण, स्वतंत्र वाणिज्य, बाल कृष्ण, शिक्षा का प्रकाश, बाल कृष्ण, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, बाल कृष्ण, हिंदुस्तान में तालीम का नफा, बाल कृष्ण, नफा नुकसान, बाल कृष्ण, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, बाल कृष्ण। अच्छा, बाल कृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है, दो प्रकार के इनको देखा जाता है, एक पूर्ण उपन्यास, एक अपूर्ण उपन्यास। तो बाल कृष्ण भट्ट के पूर्ण उपन्यास में दो उपन्यास हैं, नूतन ब्रह्मचारी 1886 और 100 अजान एक सुजान। ये जो दो उपन्यास है पूर्ण उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी 1886 और 100 अजान एक सुजान, जो ये दो उपन्यास है पूर्ण उपन्यास है 1998-92। अपूर्ण उपन्यासों में बाल कृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, गुप्तबेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव, ये जो अपूर्ण उपन्यास है वो बाल कृष्ण का है। अच्छा, बाल कृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है उसका बड़ विषय हम पाते देख लेते हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण का है, एक सामाजिक उपन्यास है। यह बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए लिखा गया है। विठल राव, राधा भाई, विनायक राव इसके प्रमुख पात्र हैं। 100 अजान एक सुजान, ये बाल कृष्ण भट्ट का सामाजिक उपन्यास है। कुसंगतियों के परिणाम का चित्रण है। पात्रों में हीरा चंद, रूपचंद और निधिनाथ, चंद्रशेखर, नंददास, बुद्धदास, बसंत, पंचानन और एक है रिद्धिनाथ और पंचानन। ठीक, फिर रहस्य कथा, ये बाल कृष्ण का सामाजिक उपन्यास है। यह नवंबर 1879 में हिंदी पर्दे में प्रकाशित होना आरंभ हुआ। अच्छा, पत्रिकाओं में रहस्य कथा में जो मतलब पात्र हैं वो है सोहन सिंह, तिलकधारी, वृषभान, गुणवती भानु और केसरी और धनुषधारी भी दिखाई पड़ते हैं। फिर जो अगला उपन्यास है बाल कृष्ण का, वो उपन्यास है गुप्तबैरी, जो कि एक अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट का जो अपूर्ण उपन्यास है गुप्तबैरी। तो पूछ सकता है बाल कृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है, तो है गुप्तबैरी। कुछ अंश 1882 में हिंदी पत्रिका में प्रकाशित गोसाइयों के पाखंड एवं धूर्तता का विचित्रण गुप्तबैरी उपन्यास में देखा जा सकता है। इनके पात्रों में शिवशरण सिंह, योगनाथ, नाहर सिंह और इरम्बदा दिखाई पड़ते हैं। तो अब नाटकों के बाद हम उपन्यासों के बाद अब हम लोग नाटकों पर आएंगे। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट के नाटक जो है, तो नाटकों में एक है पाखंड विडम्बन भारतेंदु का 1872 और विवाह विडम्बन 1909 तोताराम का है। लेकिन एक और विडम्बन है, और विडम्बन क्या है आप इसमें ढूंढिएगा, क्योंकि ये तीन रचनाएं जो विडम्बन नाम से हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, तो नाटक देख रहे हैं बाल कृष्ण का। तो शिक्षा दान या जैसा काम वैसा परिणाम, ये बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है। सीता वनवास 1882 बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है। नई रोशनी का बस 1884 बाल कृष्ण भट्ट का नाटक है। पतित पंचम 1888 है, और पतित पंचम के बाद नल दमयंती या दमयंती जो स्वयंवर है 1897, ये भी नाटक बाल कृष्ण भट्ट का है। विडम्बन जो दिखाई मैंने बताया था वो है आचार विडम्बन 1899। तो यहाँ से देखिए विडम्बन देख के कन्फ्यूजन होता है। जो कि पाखंड विडम्बन जो नाटक है वो 1872 में भारतेंदु का है। विवाह विडम्बन जो है 1900 में तोताराम का है। लेकिन आचार विडम्बन जो है 1899 वो बालक कृष्ण का है, बालक कृष्ण का है, ये बालक कृष्ण भट्ट का है। तो पाखंड विडम्बन भारतेंदु का, विवाह विडम्बन तोताराम और आचार विडम्बन बालक कृष्ण का। तो मैं भारत में लोग पाखंड करते हैं, इसलिए पाखंड विडम्बन
तोताराम का विवाह भाई तोते लोग जब तोते हो जाते हैं, ठीक है ना, तोते जैसे राम राम को पति करने लगते हैं, जब विवाह हो जाता तब विवाह विडम्बन तोताराम का। आचार विडम्बन, बालकों को आचार समझाइए, आचार की शिक्षा दीजिए, आचार की शिक्षा दीजिए, तो आचार विडम्बन बाल कृष्ण का, ठीक है। ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसी चीज़ चाहिए तो आपको गुरु में जुड़िए, इससे मज़ेदार ठीक। देखिए किराता जो किरात अर्जुनियम है वो भी नाटक है बालकृष्ण भट्ट का 1899 में। शिशुपाल वध जो 1903 में, ये बालकृष्ण भट्ट का ये भी नाटक है। बृहन्नला 1907, कलिराज की सभा 1907, बाल विवाह 1907 और बेड़ू संहार 1909, ठीक। तो ये बालकृष्ण की भट्ट की जो नाटक है। अब प्रमुख नाटकों का जो ये बड़े विषय है वो भी थोड़ा देख लीजिए। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, यह पौराणिक नाटक है। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। सतीत्व की महिमा का इसमें चित्र दिखाया जाता है और इसके प्रमुख पात्रों में नल, दमयंती और कलिदेव को देखा जा सकता है। फिर जो अगली नाटक है बालकृष्ण भट्ट का, वह बेड़ू संहार या पृथु चरित्र। तो बेड़ू संहार या जिसे पृथु चरित्र कहता है, ये बालकृष्ण भट्ट का एक पौराणिक उपन्यास है, पौराणिक नाटक है। पौराणिक नाटक जो बालकृष्ण भट्ट का, इसमें अत्याचारी शासक वर्ग का प्रहार दिखाई पड़ता है और ऋषियों के हिसाब से बेड़ू की मृत्यु का भी चित्र दिखाई पड़ता है। इसमें प्रमुख पात्रों में बेड़ू हैं, अंग हैं, भृगु हैं और अन्नी हैं। फिर बालकृष्ण भट्ट का जो अगला नाटक है वो है बृहन्नला। जो बृहन्नला में पौराणिक नाटक है और वीरता की भाव का चित्रण भी इसमें दिखाई पड़ता है। उत्तर बृहन्नला जो कि एक अर्जुन थे और कर्ण भी हैं, भीष्म भी हैं और त्रिगार्था दिपेट, ये जो प्रमुख पात्रों में दिखाई पड़ता है। अरे बृहन्नला नहीं थे वो, जब मतलब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उन्हें इंद्र ने शराब दिया था कि बृहन्नला, मतलब वही उन्होंने बृहन्नला का अर्जुन का एक रूप है। फिर है चक्रसेन। जो चक्रसेन नाटक है ये भी बालकृष्ण भट्ट का है और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। तो कुल अंक इसमें 3 है। इसमें पात्रों में चंद्रसेन, विजय वर्मा, मदन लतिका, इंद्रमणि और कलानाथ और अलाउद्दीन दिखाई पड़ते हैं। फिर है किराता अर्जुनियम। तो किराता अर्जुनियम ये भी बालकृष्ण भट्ट का पौराणिक नाटक है और बालकृष्ण भट्ट ने इसमें अर्जुन एवं शिव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। शिव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी इसके प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन पात्र है? शिव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी हैं, ठीक है। फिर है सीता वनवास। तो बालकृष्ण भट्ट का सीता वनवास भी पौराणिक नाटक है और इसमें 3 अंक हैं। प्रमुख पात्रों में राम, सीता और लव कुश हैं। तो जब सीता का वनवास हुआ था उस पर बालकृष्ण भट्ट ने एक नाटक लिखा था। फिर आचार विडम्बन, पाखंड पंडितों पर प्रहार है। पाखंडी जो पंडित हैं इस पर प्रहार है। तो आचार विडम्बन जो बालकृष्ण भट्ट का है, इसमें प्रमुख पात्रों में राम, प्रपन्न मिश्र और माधवाचार्य दिखाई पड़ते हैं। फिर इनका जो अगला नाटक है वो है पतित पंचम और पतित पंचम में यह प्रहसन नाटक है। राजा शिव प्रसाद और सैयद अहमद खां के कांग्रेस विरोध पर बयान किया गया है। इसमें पात्रों में कुतर्क वाकिश भट्टाचार्य है, मोहम्मद फाजिल है और मुंशी मारजार है, ठीक है। अब इनका जो अगला नाटक है बालकृष्ण भट्ट का वो है नई रोशनी का विष। ये सामाजिक नाटक है। नई रोशनी का विष कैसा नाटक है? सामाजिक नाटक है। इसमें 5 अंक हैं और अंग्रेजी सभ्यता एवं शिक्षा से संबंधित जो ये बात हुई है और इसमें पात्रों में सत्यानंद, भानुदत्त, ताराचंद, प्रमदा और सरला दिखाई पड़ते हैं। अन्य तथ्यों में हम लोग देखेंगे तो बालकृष्ण भट्ट ने 1881 में वेदों की तथा 1886 में संयोगिता स्वयंवरों की समीक्षा लिखी। तो 1881 में वेदों की और 1886 में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। निबंध संग्रह में निबंधमाला, भट्ट निबंधावली, जिसके 2 भाग हैं, ये 2 संग्रह दिखाई पड़ते हैं। फिर आलोचकों के मत क्या हैं बालकृष्ण भट्ट से संबंधित देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा ये देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया, ठीक है। पंडित जो प्रताप नारायण मिश्र हैं और बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन व स्टील ने कहा। इसीलिए तो मैंने कहा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र को इन्होंने एडिसन कहा और बालकृष्ण भट्ट को इन्होंने स्टील कहा, ठीक है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में
एडिशन और स्टील ने किया। अच्छा, बच्चन सिंह ने क्या कहा इनके संबंध में बालकृष्ण भट्ट के, कि गद्य काव्य के आदि आचार्य वे ही हैं, उन्होंने चंद्रोदय निबंध से ही गद्य काव्य का समारंभ होता है। ठीक है, तो उनके जो चंद्रोदय निबंध से ही गद्य काव्य का समारंभ होता है, ऐसा बच्चन सिंह ने कहा। ठीक। अच्छा, बाल विमर्श से संबंधित कुछ और तथ्य देख लेंगे। तो हिंदी प्रदीप जो 1877 मासिक पत्रिका है, वह इलाहाबाद से इस पत्रिका का संयोगिता स्वयंवर यानी कि लाला शिवा दास की आलोचना छपी थी, जिसे हिंदी में प्रथम आलोचना माना जाता है। तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी मासिक, इसमें संयोगिता स्वयंवर की आलोचना छपी थी, जो संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास देश की, अच्छा, जिसे हिंदी की प्रथम आलोचना माना जाता है, ऐसा बात है। फिर हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा का जन्म हिंदी प्रदीप पत्रिका से माना जाना चाहिए। अच्छा, किनके निबंधों में ये देखिए, उनके निबंधों में अच्छा, ठीक है, ठीक, डन, ओके। अब देखिए, अब हम लोग बालकृष्ण भट्ट को देख रहे थे, ठीक है। तो अब क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा उनके संबंध में, तो उनके निबंधों में, बच्चन सिंह ने लिखा, उनके निबंधों में विषय वस्तु और शैली दोनों का वैविध्य मिलता है। वे एक और व्यंग विनोदपूर्ण निबंध लिखते थे, तो दूसरी ओर विचार प्रधान मैंने वैज्ञानिक निबंध। ठीक है, भारतीय युग के अन्य रचनाओं में अगर देखा जाए तो तोताराम, इनका जन्म 1847, निधन 1902। रचनाओं में कीर्ति केतु जो एक नाटक है, और केटु वृत्तांत। अच्छा, ये जो तोताराम है, इन्होंने भारत बंधु पत्र का प्रकाशन 1874 जो एक साप्ताहिक पत्रिका है, अलीगढ़ से किया, और भारत भाषा वर्धनी सभा की स्थापना भी तोताराम ने किया। ठीक है, तो तोताराम के संबंध में याद रखिए कि इन्होंने भाषा वर्धनी सभा की स्थापना की, भारत बंधु पत्र का प्रकाशन जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, अलीगढ़ से किया। इनका जन्म 1847, निधन 1902। इनकी दो रचनाएं हैं तोताराम की, एक है कीर्ति केतु जो नाटक है, और एक केटु वृत्तांत। ठीक, अब जो मुख्य कवियों में, अन्य कवियों में काशीनाथ खत्री हैं भारतीय युग के, इनका जन्म 1849 और निधन 1891। रचनाओं में देख लीजिए तो एक है ग्राम पाठशाला और निकृत नौकर, बाल विधवा संताप, तो काशीनाथ खत्री की ये 3 रचनाएं। अन्य रचनाओं में नवगीत चतुर्वेदी जो भारतेंदु के हैं, 1868, निधन 1919। रचना में कुब्जा पचीसी देख सकते हैं। फिर है फ्रेडरिक पिनकॉट का जन्म 1826 ईस्वी में देखा जा सकता है, निधन 1896 ईस्वी में। तो बाल दीपक और विक्टोरिया चंद इनकी रचनाओं में, और देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास भी देख सकते हैं। फिर गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस, पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, षट ऋतु और नीति विनोद इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। दिवाकर भट्ट का नक्शी और नवढ़ा रत्न देख सकते हैं। दुर्गा दत्त व्यास का अधमोद्धार शतक भी देख सकते हैं। अच्छा, राय कृष्ण गोप इनकी रचनाओं को देखेंगे तो
राय की शरण गोप, ये भी भारतेंदु युग के ही, मतलब भारतेंदु युग चल रहा है तो सारे भारतेंदु युग के ही कवि हैं। ये अन्य कवियों में आते हैं जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो राय की शरण गोप की रचनाओं में, काव्य रचनाओं में प्रेम संदेशा, मानचरित्र और दोहावली है, और एक माधुरी रूपक है जो कि एक लघु एकांकी है। तो राय की शरण गोप ने भारतेंदु के श्री चंद्रावली नाटक का ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया, ठीक है। और रामकृष्ण वर्मा बलवीर जन्म 1859, काशी, निधन 1906। 1884 में काशी में भारत जीवन प्रेस की स्थापना रामकृष्ण वर्मा ने की। अच्छा, बलवीर, तो भैया रामकृष्ण वर्मा बलवीर ने भारत जीवन प्रेस की स्थापना की, भारत जीवन पत्र का संपादन भी किया। तो ठीक है, भारत जीवन जहाँ आ गया तो एक आंकड़ा लगा लीजिए कि रामकृष्ण वर्मा ही होंगे। अच्छा, बलवीर 50, ताश कौतुक 25 और बीरहा नाई का भेद, ये जो है रामकृष्ण बलवीर की रचना है। तो उत्तराम तो मैंने देख लिया है। अच्छा, बाल मुकुंद ग्रंथ को थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यह इनका जन्म 1868 में, और भारतेंदु मंडल के एक युवा सदस्य थे, ठीक है। ये भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों में आते हैं तथा भारतेंदु और द्विवेदी युग के योजक कड़ी के रूप में माने जाते हैं। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के योजक कड़ी के रूप में किसे माना जाता है, तो बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभु नाम से व्यंग्यात्मक लेख लिखते थे, और शिव शंभु के चिट्ठे भारत मित्र पत्र में छपे थे। इस रचना में लॉर्ड कर्जन की काली करतूतों का भी वर्णन है, ठीक है। तो ये शिव शंभु नाम से व्यंग्यात्मक लेख लिखते थे, कौन, बाल मुकुंद गुप्त, और शिव शंभु के चिट्ठे भारत मित्र पत्र में छपे थे। इस रचना में लॉर्ड कर्जन की काली करतूतों का भी वर्णन दिखाया जाता है। तो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा संपादित जो बंगवासी समाचार पत्र है, इसको भाषा गढ़ने की टकसाला भी कहा जाता है। 1886 ईस्वी में अखबार-ए चुनार के संपादक भी रहे। तो बालकृष्ण भट्ट जो 1886 में अखबार-ए-चुनार के संपादक भी रहे। अच्छा, कर्म क्या है, बालकृष्ण, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और बाल मुकुंद गुप्त, ये मतलब ऐसे क्रम को हम लोग देख सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से कंप्लीट हो गया भारतेंदु युग। अब अगले क्लास में द्विवेदी युग को देखेंगे। तो कुछ लोग ग्रुप के संबंध में पूछ रहे हैं, तो देख लीजिए। जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई ग्रुप के बारे में। बिल्कुल, इस ग्रुप में जोड़ना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, 5 सब्सक्राइबर बढ़ा के उसका फ़ोटो भेज दीजिए, उसके आपको एक नंबर 1 हफ्ते के अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।